प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत, अभिनंदन। तो आइए आज बीए पाठ द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है और प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो पहले ही कही अजातशत्रु नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है, उनमें एक जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न पत्र या एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हो रहा है, जैसे प्रसाद ने ऐतिहासिक कथानक के माध्यम से वर्तमान युगीन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया इस नाटक के माध्यम से। ध्यान दीजिए, प्रसाद ने ऐतिहासिक कथानक के माध्यम से वर्तमान युगीन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया इस नाटक के माध्यम। कौन से? अजातशत्रु नाटक के माध्यम से, है ना। अजातशत्रु नाटक के माध्यम से ऐतिहासिक कथानक के माध्यम से वर्तमान युगीन समस्याओं का जो समाधान है यहाँ पर प्रस्तुत किया है। देखिए, समस्या प्राचीन काल की समस्या थी और वो समस्या आज भी है, लेकिन जो समस्या प्राचीन काल से लेकर आज तक जो चली आ रही है उसका समाधान हमें कैसा करना चाहिए। बहुत बड़ी उपलब्धि इस नाटक के माध्यम से प्रसाद यहाँ पर प्रस्तुत की है, जो इस प्रकार है। देखिए, सबसे पहले राजनीतिक समस्या, अनेक प्रकार की समस्या है। राजनीति को लेकर आज भी हमारे समाज में कोई भी घटना घटित हो जाती है, घटना तो घटित हो जाती है, बेचारा पीड़ित व्यक्ति कितना दुखी होता है, लेकिन पीड़ित व्यक्ति के दर्द को ज्यादा न समझ करके उस दर्द को लेकर के उस पर लोग राजनीति करना प्रारंभ कर लेते, सिंहाती पर शतरंज का खेल खेलना शुरू कर लेते हैं। और ऐसी स्थिति में उस पर राजनीति एक जो कुछ लोग राजनीति के आड़ में हद पार कर लेते हैं। आज भी हमारे समाज में वही समस्या बनी हुई है और प्राचीन काल में भी वही समस्या थी। समस्या तो थी, लेकिन उसका समाधान हमें कैसे करना है। तो राजनीति की जो समस्या है वो प्रारंभ तीनों राज्य की थी। कौन से राजनीति को लेकर के? मगध, कोसल, ठीक है ना, और एवं कौशाम्बी, ठीक है ना, एवं कौशाम्बी। ये तीनों राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का दौर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। और ऐसे तीनों राज्य के राजनीतिक समस्याओं को यहाँ पर इसमें भी वर्णन किया गया है, ठीक है ना। दूसरी समस्या है धार्मिक समस्या। धार्मिक समस्या देखिए, यहाँ धार्मिक समस्या दो राज्यों में थी, एक तो मगध और दूसरा है दो राज्य की यहाँ बताई गई है, और यहाँ कौशल। ध्यान दीजिए, मगध और कौशल राज्य की। यहाँ मगध के तो गौतम बुद्ध थे, राजगुरु गौतम बुद्ध, और इसी प्रकार से इसका जो प्रतिद्वंदी था देवदत्त था। कौन था बच्चों? देवदत्त, ठीक है। दोनों ये इससे क्या करता बच्चा? ईर्ष्या करता। क्या करता है? ईर्ष्या करता है। और ऐसी स्थिति में, ठीक है, धार्मिक समस्या को इस नाटक में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है ना। और अंत में ये देवदत्त घुटने टेक लेता है और महात्मा बुद्ध विजय की हासिल करते हैं। और इस प्रकार से राज्य में धर्म के अधिष्ठाता गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का जो प्रचलन है प्रारंभ यहाँ से प्रारंभ होता है, और तीनों राज्य में बौद्ध धर्म की नींव स्थापित हो जाती है। बौद्ध धर्म लोग यहाँ के यहाँ के राजा बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से और भी समस्या इसको बताइए, पीढ़ियों के अंतराल की समस्या। मैंने आपको पूर्व क्लास में बताया है कि आज भी हमारे समाज में एक परिवार में 3 पीढ़ियों का विचारधारा है या विचारों का अंतराल होता है। देखिए, ध्यान दीजिए, दादा दादी, पिता माता पिता और, ठीक है ना, उनकी संतान, तीनों की विचारधाराएं अलग अलग होती हैं। जहाँ तक एक घर में 3 विचारधाराएं होती हैं, तो एक बहुत बड़ा राष्ट्र में कितनी प्रकार की विचारधाराएं होंगी, आप इसका अनुमान स्वयं लगा सकते हैं। कितने समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए तीनों पीढ़ियों की यहाँ पर समस्याएं थी, तीनों राज्य में समस्या थी पीढ़ियों में। ध्यान दीजिए, ठीक है ना। मगध, मगध, कोसल और कौशाम्बी, ये तीनों राज्य हैं। मगध, कोसल और कौशाम्बी, ठीक है। ये तीनों राज्य में मगध में ध्यान दीजिए, पीढ़ियों के अंतराल में किसका था? अजातशत्रु,
अजातशत्रु के विचार अलग थे, छलना के विचार अलग थे, वाष्पी और बिंबिसार के विचार अलग थे। तो कौशल में किसके विचार अलग थे? शैलेंद्र, ठीक है ना, शैलेंद्र, शक्तिमती, ठीक है, शैलेंद्र और शक्तिमती, इनके भी अलग अलग विचार थे। और कौशाम्बी में मागधी, वासवत्ता और पद्मावती, इनमें विचार अलग अलग थे। तो इस प्रकार से इस नाटक में जो पीढ़ियों के अंतराल की जो समस्या थी वो भी इसमें यहाँ पर प्रस्तुत किया है। लेकिन ये भी बताया कि पीढ़ियों के अंतराल की समस्या को समाप्त करके हम वापस एक सत्य का शासन स्थापित कर सकते हैं, और वो है अहिंसा के माध्यम से, ठीक है, सदाचार के माध्यम से। और इसी प्रकार से इस नाटक के अंतर्गत राज को या कह सकते हैं उच्च वर्ग या निम्न वर्ग की समस्या को यहाँ पे इसमें प्रस्तुत किया गया है। राजकुल का मतलब तीनों राज्य, वापिस ध्यान दीजिए, उच्च वर्ग में कौन कौन से तीनों, मगध, कोसल और कौशाम्बी, तीनों राज्य में राज सत्ता को लेकर के, राज गद्दी को लेकर के जो षड्यंत्र होता है उनकी समस्या यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। और अंत में सदाचरण और मां कर्तव्य भावना के माध्यम से वो विजय श्री हासिल कर लेते हैं। इस प्रकार से तीनों राज्य ने जो समस्या थी वो भी इसमें समाधान इसमें प्रस्तुत किया गया है अजातशत्रु नाटक में, ठीक है ना। इसी प्रकार से तीनों राज्य में वापिस जनपदों की समस्या संघर्ष, ठीक है ना। जनपद किसका मतलब, अजातशत्रु जब राजा बना मगध का तो वो अपने मामा श्री को हराने के चक्कर में उस पर अटैक कर लेता है, उस पर आक्रमण कर लेता है, लेकिन एक बार विजय हासिल कर दूसरे को स्वयं हार जाता है। इस प्रकार से आपसी टकराव की समस्या इसमें बताएगी, जो प्राचीन काल की समस्या थी, जो आज भी समस्या है। लेकिन अगर हम इस प्रकार के आपसी वैरभाव को अपना करके आपसी दुश्मनी शत्रुता के भाव को भुला करके जब एक साथ रह सकते हैं तो समस्या का समाधान कर सकते हैं, समस्या का समाधान हो सकता है। इस प्रकार से इस नाटक में भी जनपदों की समस्या संघर्ष बताया गया है, लेकिन अंत में धर्म के माध्यम से, नैतिकता के माध्यम से, सदाचार के माध्यम से उसका समाधान भी इसमें प्रस्तुत किया गया है। और अगर इसी प्रकार से वर्तमान में इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है राज्यों में आपसी संघर्ष को लेकर के, ठीक है, कोई भी संघर्ष होता है, पानी को लेकर के, भाषा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और भी अन्य मुद्दों को लेकर के आपस में टकराव तो होते हैं, लेकिन वापिस जब मानवता की कसूरती का भाव उत्पन्न होता है तो इन सभी मानसिक संकीर्ण जो दुर्भावना है उसको भुलाना पड़ता है और कर्तव्यनिष्ठा को भावना अपना करके हम वापिस एक माला की, एक फूलों की माला में हमें बंधना पड़ता है। इस प्रकार से वहाँ की समस्या उत्पन्न होती है, वहाँ पर वो समस्या वहाँ पर समाप्त हो सकती है। इस प्रकार से इसमें भी वो समस्या बताई, लेकिन वो अंत में उस समस्या का इसमें समाधान बताया गया है। और इसी प्रकार से एक बिंदु आता है, 1 2 3 चौथा हो गया था, बता देना आपको 5 होगा, छठा बिंदु, ठीक है ना, स्त्री पुरुषों के मध्य तनाव। आज भी हमारे समाज में स्त्री और पुरुषों, कुछ समाज के लोग हैं स्त्री को अलग दृष्टि से देखते हैं, यानी शक्तिहीन दृष्टि से देखते हैं, लेकिन इस नाटक में स्त्री को शक्तिहीन नहीं बताया गया, बल्कि एक उच्च चरित्र के रूप में स्थापित किया गया। और आज और वही नारी चरित्र वो राजगद्दी को प्राप्त करने में सफल होती हुई दिखाई देती है। उच्च यानी उसका आदर्शपूर्ण व्यक्तित्व इसमें स्थापित बताया गया है। समस्याएं तीन नारियों में, लेकिन वो पुरुष पात्रों पर विजय हासिल करते हुए अपने जीवन में सफल होते हुए दिखाई दी गई है। और वर्तमान में आज भी हमारे समाज में समस्या है, अगर नारी पात्र अपने व्यक्तित्व को अच्छा आदर्शपूर्ण बना करके अगर जीवन जीवे तो समस्या समाधान हो सकती है। पुरुष और स्त्रियों के बीच जो तनाव है वो समाप्त हो सकता है। जिस प्रकार से इसमें समस्या बताई, उस समस्या का समाधान जैसे प्रसाद ने बताने का प्रयास किया है, ठीक है ना। और अंतिम बिंदु है, देखिए पारिवारिक समस्या। देखिए हर परिवार में कौन कौन समस्या होती रहती है, चाहे आर्थिक स्थिति को लेकर हो, सामाजिक स्थिति को लेकर हो, चाहे वैवाहिक स्थिति को लेकर हो, चाहे पारिवारिक कोई अन्य स्थिति परिस्थिति को लेकर के क्या होती है, समस्याएं उत्पन्न होती। जिस प्रकार से अजातशत्रु नाटक में तीनों राज्य की राजकुलों में पारिवारिक समस्या का जो समस्या थी बहुत ही विकट, एक स्थिति थी ऐसी बहुत विकटपूर्ण हो गई कि पता नहीं इस राज्य में और क्या स्थिति होने वाली। लेकिन महात्मा बुद्ध के प्रयासों के परिणाम तीनों राज्य में पारिवारिक समस्या थी, वो समस्या का समाधान करके वापस व्यवस्थित किया है। और हिंसा पर अहिंसा का भाव इसमें स्थापित होते दिखाया गया है, ठीक है ना। और इस प्रकार से तीनों राज्य में पारिवारिक समस्या का समाधान करके एक उच्च राज्य की स्थापित करने का प्रयास किया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि अजातशत्रु नाटक के माध्यम से प्रसाद जी ने, ठीक है ना,
प्राचीन काल की समस्या को से अवगत करा करके उस समस्याओं का वर्तमानकालीन समस्याओं से भी हमें परिचय कराया और साथ में इसका समाधान हमें बताया है। इस प्रकार से ऐतिहासिक दृष्टि के आधार पर प्रसाद का नाटक विरासत बहुत ही सफल और सटीक नाटक कहा जा सकता है। धन्यवाद।